तो आज हम बात करने जा रहे हैं आधुनिकता के बारे में, मॉडर्निटी के बारे में और उसके मायनों के बारे में। हमारे साथ मंच पर हैं कुछ ऐसे चेहरे जिनको आपने बार बार देखा है, सालों से देखा है, दशकों से देखा है, और जो कि किसी परिचय के लिए परिचय की शायद जिनको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मंच का रिवाज है तो मैं बता दूं कि हमारे बीच हैं मृणाल पांडे जी, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी इंडिया और दूरदर्शन में संपादक व एंकर रह चुकी हैं। अपने 3.5 दशक के साहित्य और पत्रकारिता को समर्पित जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और आज जिस कीर्तिमान के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे वो ये कि हिंदुस्तान अखबार की पहली मुख्य संपादक महिला वो रही हैं, और उन्होंने अपने टेन्योर में ऐसी कुछ ज़बरदस्त काम किए जो आधुनिकता के दायरों को कई मीलों दूर तक बढ़ा दिए। और 2009 में प्रसार भारती की निदेशक रह चुकी हैं और 2006 में पत्रकारिता के लिए पद्मश्री से सुसज्जित मृणाल पांडे जी हम सभी के बीच। जोरदार तालियों से मैम का स्वागत। साथ में हैं अनु सिंह चौधरी, जो कि पेशे से पत्रकार, फिल्म लेखक और अब डोपामाइन मीडिया की सह संस्थापक हैं। नीला स्कार्फ और ममा की डायरी आपकी ऐसी वो पुस्तकें हैं जिन्हें हिंदी में अपने किस्म की पहली माना जाता है। रामनाथ गोयंका पुरस्कार व लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड से नवाजी गई अनु अब जल्द ही हमारे बीच द गुड गर्ल शो नाम की वेब सीरीज लेके आने वाली हैं। जोर शोर से हमारा इंतज़ार हो रहा है अनु। और अब इस मंच पे सबसे रंगीले सौरभ द्विवेदी, जिनके बारे में एक चीज़ बड़ी फेमस है और वो ये है कि दुनिया में 2 ही मज़ेदार शहर हैं, दुबई और उरई। उरई से आते हैं सौरभ द्विवेदी, जो कि टॉपम टॉप हैं और लल्लन टॉप के मुखिया हैं। इंडिया टुडे, ग्रुप डिजिटल, स्टार न्यूज़ और नवभारत टाइम्स में संपादकीय जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और अब हिंदी 2.0 यानी 2.0 को नया आयाम दे रहे हैं। हम सभी के बीच सौरभ। तो जल्दी जल्दी बातें शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल, सबसे पहला मुद्दा कि आखिर आलोचना है क्या? साहित्य, समाज, संस्कृति, राजनीति, कला और इन सब को जोड़ने वाली भाषा इस आधुनिकता के दायरे में किस प्रकार से खेल कर रही है और इसका मंचन कैसे हमारे सामने हो रहा है? मैम, आपसे पहला सवाल। चालू है ना? देखिए, आधुनिकता का ऐसा है कि वो एक जो बहुत प्रसिद्ध फिल्मी डायलॉग है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं कतार शुरू हो जाती है। तो जहाँ आप आधुनिकता मान ले वहाँ है। कल रात में सोच रही थी कि आधुनिकता का फ्रेज़ मैंने सबसे पहले कब पढ़ा था, तो 1st सेंचुरी AD के एक उदयनाचार्य हुए हैं, तर्कशास्त्री। उन्होंने पहली बार ये फ़िक्रा इस्तेमाल किया था, वयम आधुनिका। और आधुनिक कौन थे? एक खुद वो, जाहिर है लेखकों की आदत है कि एक आधुनिक वो थे और एक उनके दोस्त वाचस्पति मिश्रा थे। और उन्होंने अपने से 2 सदी पहले के जयंत भट्ट की खूब जम के धुनाई की कि वो इतने बुढ़भसी हैं, पुरानी तरह के हैं, वृद्ध हैं, कूप मंडूक हैं, वगैरह वगैरह। तो मुझे बड़ा मज़ा आया ये सोच करके कि हमेशा परवर्ती पीढ़ी जो है वो पूर्ववर्ती पीढ़ी के साथ थोड़ी सी ठसक और थोड़ी सी धींगा मस्ती के बाद अपने को जब स्थापित करती है तो कहती है वयम आधुनिका। तो उस मायने में बहुत पीढ़ियाँ आई और गई और हर पीढ़ी इसी नई पीढ़ी इसी ठसक से आई कि वयम आधुनिका, और बाकी जो हैं वो डायनासोर हैं, हम नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं। और ये बड़ी खूबसूरत बात है क्योंकि बिना इस ठसक के और बिना इस आत्मविश्वास के नई शुरुआत हो नहीं सकती है। लेकिन ये भी मानना चाहिए कि जो सचमुच में बुद्धिशाली होते हैं वो कभी भी पुराने को खारिज नहीं करते हैं। पुराने का वो हिस्सा खारिज करते हैं जो बुढ़भसी हो चुका होता है, जिसका उस वक्त में कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका वो हिस्सा जो जिसे कहा जाए कि वो उसको एक आधार देता है, उसका जो एक मुहावरा उसको एक फ्रेमवर्क देता है, उसको कोई भी पीढ़ी खारिज नहीं करती है। तो इसलिए परंपरा और प्रतिभा का ये द्वैत इसी ठसक के साथ चलता जाता है। तो पुराने ढांचे और नया पहनावा, इसके बीच की कहानी शायद सौरभ द्विवेदी डिजिटल मीडिया पे जो आजकल कर रहे हैं
उसके हवाले से कुछ समझा पाएंगे? एक तो मुझे, जैसा मृणाल मैम ने कहा कि मंच पर, जेएलएफ के मंच पर जिस तरीके से बहुत ही भाषिक गरिमा के साथ चीज़ें कही जाती हैं वो कहना नहीं आता, तो मैं आप लोगों से भी और आप लोगों से भी माफ़ी मांग लेता हूँ। अपन बातें करेंगे, जैसी बातें मैं अपनी वेबसाइट में करता हूँ वैसी ही बातें करूँगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई भी वक्त आधुनिक, या कोई भी वक्त या उस वक्त का बयान या उस वक्त का इंसान आधुनिक होने का दावा क्यों करे, क्योंकि जिंदगी जो है बस अभी और यहीं है। ये मेरे वक्त का, मेरे अभी का सच है कि मेरे हाथ में माइक है, अदिति ने सवाल पूछ लिया और मुझे जवाब देने का मौका मिल रहा है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में भी लिख गए हैं कि लौटती सांस की खबर नहीं है, वो आदमी कब तक का बसेरा जुटा लेता है। तो आधुनिक क्या है? पत्रकारिता की बात करें तो आप अपने वक्त का, अपनी तारीख का मुकम्मल बयान दर्ज कर रहे हैं या नहीं, सारा खेल इस बात का है। और आधुनिक होने के क्रम में, जैसा मैम ने कहा कि पुराने को खारिज कर देने की एक हड़बड़ी है। अदिति, मुझे अपने वक्त की सबसे बड़ी दिक्कत ये लग रही है, मैं सुबह से शाम तक 17 बार गूगल करता हूँ। अरे यार, उस फिल्म में वो कौन था, अभी गूगल करते हैं। वो किताब किसने लिखी, अभी गूगल करते हैं। एक हफ्ते बाद आप पूछिए, भाई साहब एक हफ्ता पहले क्या गूगल किया था, आपको याद नहीं रहेगा। जिंदगी में इंटरनेट की वजह से, लोगों की वजह से तथ्य बहुत भर गए हैं, फैक्ट्स बहुत हैं। सुबह से शाम तक आप अखबार पढ़ते हैं, 96 खबरें होती हैं अखबारों में, आपको याद नहीं रहती है। एक खबर याद रह जाती है, वो खबर जिसका किस्सा आपके ज़ेहन में भीतर तक चला गया। आपकी माँ ने आपको बहुत सारे दिन खाना खिलाया, लेकिन एक दिन होगा जब शाम को आप लौटे और आपके घुटने में चोट लग गई थी, आप रो रहे थे, तो माँ ने पहले रुई के फाहे को सरसों के तेल में डुबो के किया, फिर आपको बूचा कुत्ता की कहानी सुनाई, फिर धनिया के आलू की सब्जी खिलाई, और वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला गया है, क्योंकि वो किस्सा बहुत यादगार था। मेरे वक्त की चाहे पत्रकारिता हो, चाहे मेरे वक्त की बाकी सारी चीज़ें हों, उनको नैरेटिव की तरफ लौटना पड़ेगा। आप जर्नलिज्म में देखें तो सिंगल कॉलम की खबरों की भरमार है, सब फटाफट ट्वीट कर रहे हैं, फटाफट फेसबुक कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको वो याद रह जाता? नहीं याद रहता, क्योंकि वो छूता नहीं है। तो जो चीज़ हिंदी के महान कवि शमशेर कह गए हैं कि जब तक दिल को न लगे तो बात क्या है। तो जर्नलिज्म, नई पीढ़ी, आपाधापी, हड़बड़ी, ये सब अपनी जगह हैं, कारवां चलता रहेगा। हमारे बाद वाली पीढ़ी आएगी, वो हमें डायनासोर करार देने को उद्यत होगी, पर खेल ये है कि आखिरी में किस्सा बचा रह जाएगा, और वो किस्सा ही है जो आपको जिंदा रखेगा, आपके वक्त को जिंदा रखेगा। आपको नहीं पता राजकुमारी कौन थी, कहाँ पैदा हुई, आपको ये पता है कि आपने एक बुजुर्ग नौशाद को दूरदर्शन की एक शाम पे ये कहते सुना था कि सुन बैरी बलम सच बोल रे, इब क्या होगा। तो वो क्या होगा नहीं पता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो क्या ये इशारा है कि लॉन्ग फॉर्म की तरफ बढ़ा जाए? और इस सवाल के साथ मैं बढ़ती हूँ अनु की तरफ, जिन्होंने पत्रकारिता में कई साल गुजारे और अब फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने जा रही हैं, और एक फिल्म तो उनके निर्देशन से होके हम सबके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। तो अनु, लॉन्ग फॉर्म क्या यही फ्यूचर है? और जिस तरीके की आधुनिक स्त्री विमर्श का हम और आप काफ़ी बार बात करते आए हैं, तो उसका इससे क्या रिश्ता है? वो रिश्ता जो है वो इसी विषय के दूसरे भाग से आता है, जो कि खोज है। तो आधुनिकता को हम यहाँ स्थापित कर चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आधुनिकता की परिभाषाएं तय होती है, लेकिन खोज जो होती है वो इटर्नल है, वो इमॉर्टल है, वो लगातार वक्त के साथ, अपने दौर के साथ, युगों से चला आ रहा है, चलता रहेगा। और वही खोज है जो सौरभ कह रहे थे, उन किस्सों को, उन नैरेटिव्स को तमाम सारे शोर के बीच में बचा ले जाएगी, ये उम्मीद है। और बाद में साहित्य का हिस्सा बनेगी, इतिहास का हिस्सा बनेगी, और स्मृतियों का हिस्सा बनेगी। जहाँ तक लॉन्ग फॉर्म की बात है, लॉन्ग फॉर्म एक किस्म की कसक रह ज़रूर जाती थी, और हम उबने लगे थे, जो 140 कैरेक्टर्स में जो हड़बड़ी है बात को कह देने की, और जो छोटे छोटे जो फीड के ज़रिए हम न्यूज़ पढ़ते हैं, उससे उकता गए थे। और मैं उस पीढ़ी में बड़ी हुई हूँ, और बड़ी क्या उसी पीढ़ी में काम किया है जहाँ पर हमको एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ के स्लग्स के साथ हमने जर्नलिज्म का करियर शुरू किया था। तो हमारा काम ही था स्लग्स बनाना,
हमारा काम ही था रन डाउन बनाना और उस रन डाउन में 1.5 मिनट की स्टोरीज डालना, और जहाँ ओवर हो जाती थी स्टोरी क्या है, कैसी है, वो किस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे वक्त के लिए क्यों ज़रूरी है, सब कुछ मायने नहीं रखता था, सिर्फ वक्त मायने रखता था, और जो बीच में एड ब्रेक्स आ रहे थे वो मायने रखता था। तो वहाँ से लेकर उसके बाद जब सोशल मीडिया के ज़रिए फिर उसके बाद न्यूज़ का कंजम्पशन बढ़ा या फिर स्टोरीज़ का कंजम्पशन बढ़ा, और उसके बाद ये सब कुछ कर गुजरने के बाद फिर लगा कि नहीं, ट्रूथ मेरे लिए शायद फिक्शन में ज़्यादा है। मैं अगर वो जो खोज है और वो जो चाहत है कुछ समझ पाने की अपने वक्त को, आखिर तो क्या है साहित्य, क्या होता है, हम क्यों लिख रहे होते हैं, हम अपने आसपास के हालात को बेहतर समझने के लिए, अपनी परिस्थितियों को बेहतर समझने के लिए, अपने दौर को बेहतर समझने के लिए उसी रेस्टलेसनेस की वजह से लिख रहे होते हैं। तो फिर लगा कि नहीं, फिक्शन में वो ज़्यादा ट्रूथ है, तो वो फिक्शन की तरफ। तो ये जो कोशिश होती है ना, और ये सिर्फ मेरी ही कोशिश नहीं है, हर पीढ़ी की कोशिश रही है। तो आप उठाकर देखेंगे इतिहास, जब मृणाल मैम ने पहली सदी की बात कर दी और वहाँ से लेकर अभी तक, और हमेशा से कालांतर से चला आ रहा है, ये चलता रहेगा कि हम सब तरह तरह की विधाओं के साथ कोशिश करेंगे और उस अपनी आधुनिकता को, अपने वक्त के सच को, अपनी परिभाषाओं को खोजने की कोशिश करेंगे, चाहे वो लॉन्ग फॉर्म हो, शॉर्ट फॉर्म हो, पत्रकारिता हो या किस्सा कोई हो। तो क्या ये समझा जाए कि राजनीति और साहित्य, कला, ये 3 जो स्तंभ हैं हमारे समाज के, इनमें खुद को समझाने की, खुद को नए रूप से प्रकाशित करने की एक ललक रहे? तो किस तरीके की प्रैक्टिसेस मैम, अगर मैं पूछूं कि पिछले 40 सालों में आपने देखा है कि बदलाव से गुजरी हैं, और किस तरीके के आइकॉन्स के साथ आज हमारे सामने हैं? देखिए, हमारे यहाँ एक अजीब चीज़ रही है कि मगर अगर मान लीजिए, जैसे मैंने कहा, मैं बार बार पीछे ले जाऊंगी क्योंकि हूँ तो मैं डायनासोर लेकिन डायनासोर्स के लिए ये भी है कि उनकी पूंछ जब दबती है तो 250 साल बाद दर्द होता है। तो इसलिए बहुत चीज़ें अब समझ में आती हैं, बहुत सारी साहित्य और राजनीति अब समझ में आती है। तो एक हिंदी के साथ एक ये ख़ास चीज़ रही है, जब से हिंदी शुरू हुई, मैंने मान लीजिए मोटी तौर से 19वीं सदी के सेकेंड हाफ में, जब भारतेंदु ने कहा हिंदी नए चाल में ढली उस वक़्त भी थोड़ा सा मुहावरों का वो था। तो उस वक्त से जो हिंदी बन रही थी, उस वक्त उर्दू भी बनी, क्योंकि उससे पहले फ़ारसी थी। राजकाज की भाषा, महत्वाकांक्षा की भाषा, राजनीति की भाषा, ऊपर उठने की भाषा, अपवर्डली मोबाइल होने की भाषा फ़ारसी थी। गालिब से भी अगर आप पूछते उस वक्त कि आप अपनी कौन सी शायरी को अधिक महत्व देते हैं, वो निर्विवाद रूप से कहते कि फ़ारसी में जो मैंने लिखा है वो मेरे लिए ज़्यादा कीमती है, हम जो जानते हैं वो उनकी उर्दू है। तो हिंदी और उर्दू एक साथ उठी एक तरह से, और उनके साथ बोलियां खिलवाड़ कर रही थीं, क्योंकि दोनों की जो, अगर इन दोनों को हम 2 बड़ी नदियां माने तो इनको फीड करने वाली फीडर रिवर्स जो थीं वो बोलियां थीं। हिंदी में भी और उर्दू में भी जो कटाव था, जो एक सहज खिलंदड़ापन था, वो उर्दू से हिंदी में, हिंदी से उर्दू में भी जाता आता था। लेकिन उसकी जनक थीं अवधी, ब्रिज, भोजपुरी, मैथिली, मगही। क्या बात है कि हिंदुस्तान का बादशाह जब भेजा गया रंगून, तो उसने अपनी व्यथा फ़ारसी में नहीं गाई, उसने गाया बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। और जब अवध का बादशाह भेजा गया, नहीं, अवध के बादशाह ने गाया बाबुल मोरा नहर छूटो जाए, और दिल्ली के बादशाह ने कहा कि न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। तो जब एक बच्चों की कहानी थी कि किसी पंडित आए थे, वो इतने भाषा भाषी थे, उन्होंने चुनौती दी कि मेरी मातृभाषा कोई जांच नहीं सकता। तो रात को जब वो सो रहे थे तो बीरबल ने उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, तो वो अयो करके उठे, तो उन्होंने कहा ये तमिल भाषी है। तो जब मार पड़ती है या तकलीफ़ होती है सचमुच की, तो अपनी ही भाषा की शरण में आदमी जाता है। तो इसलिए हिंदी और उर्दू जब उठी, उनके पास इतनी ताकत थी, लेकिन मैं सिर धुनती रह जाती हूँ ये देख करके कि उस वक्त राजनीति का आसमान ऊपर उठ रही थी, लेकिन आसमान पर फ़ारसी छाई हुई थी। तो उन दोनों ने फ़ारसी से 2-2 हाथ करने की बजाय अपने अलग किनारे क्षैतिज रूप से काट लिए, और हिंदी छायावाद की तरफ मुड़ने लगी, और उर्दू एक
दुखी रोमांटिसिज्म, आत्मग्रस्तता की तरफ मुड़ चली, न किसी की आंख का नूर हूँ वगैरह, और ये कि तोड़ द्रुमों की छाया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ। मैंने इतना भारी आपके सामने मौका था। गांधी जी ने हिंदी को एक तरह से और बड़ा राजनीतिक हथियार बना करके साबित कर दिया था कि इससे राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़े। हिंदी ने अपना राजनीतिक डिस्कोर्स क्यों डेवलप नहीं किया? हिंदी ने धर्म और धर्मांधता के खिलाफ लड़ाई के लिए एक डिस्कोर्स क्यों नहीं डेवलप किया? सब लोग परलोक में चले गए, अध्यात्म में और एब्स्ट्रैक्शन में चले जाए। हिंदुस्तानी मन जब चुनौती से कतराता है तो एकदम अध्यात्म के पेट में घुस जाता है जाकर के, कि नहीं वो मैंने आप देखिए अच्छे से अच्छे कवि प्रसाद हैं, वो भी अध्यात्म में घुस जाते हैं। पंत जी तो घुसे घुसाए ही हैं अध्यात्म में, और महादेवी जी जो हैं वो उसको तोड़ करके फिर गद्य में चली जाती हैं, और फिर गद्य में उनकी जो एक अवसाद भरा मैं नीर भरी दुख की बदली वगैरह। हमको दुख नहीं चाहिए था उस पीढ़ी में, हमको रोना धोना नहीं चाहिए था, हमको मज़ा चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला, न हिंदी वालों को और न उर्दू वालों को। एक आखिरी अगर लपक राजनीति की दिखती है तो हमको मीर की शायरी में दिखती है। वो कसावट है उसमें, एक डबडबाया हुआ संयम है। जब वो कहते हैं मेरे बारे में मत पूछो, हम मुंतखिब रोज़गार हैं, हम रोज़गार ढूंढते हुए पूरब आए हैं, हंस हंस के क्या हाल पूछो, बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनो। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो क्या ये इस वेदना की टक्कर लेने वाली रचनाएं हमको बहुत कम मिलती हैं, जब तक कि हम प्रेमचंद को छूते हैं। लेकिन प्रेमचंद में भी मुझे एक दुचित्तापन नज़र आता है कि जब प्रेमचंद के आगे चुनौती आती है वो प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। और बल्कि उन्होंने कहीं ये भी कहा कि प्रसाद के बारे में कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा, अतीत मुखी हम क्यों बने। मैं डायनासोर हूँ और मैं सोचती हूँ अतीत मुखी होना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने प्रेतों को निकाल नहीं सकते हैं अपने अंदर से। और यही प्रेमचंद के साथ उनके सबसे महान उपन्यास गोदान में होता है। होरी का पात्र उन्होंने रचा और होरी की अंतिम इच्छा क्या है, गोदान करना। तो एक औसत भारतीय का मन अपने धर्म से किस तरह से जुड़ता है, और किस तरह से जब वो टूटता है तो धर्म भी टूटता और बिखरता है, और किस तरह से वो इस टूटती हुई शख्सियत से अपना तालमेल बिठाता है। हिंदी के आगे इतनी बड़ी चुनौती थी और हिंदी ने ये काम नहीं किया। फिर हम आते हैं उनके पास, क्या नाम, राम मनोहर लोहिया। हमारे बड़े राजनेताओं में इकलौते वही थे जो हिंदी पर पकड़ रखते थे, हिंदी का अद्भुत इस्तेमाल करते थे। हम लोग जब कॉलेज में थे उस वक्त अक्सर यूनिवर्सिटी में आते थे और इतनी बढ़िया तहरीर मैंने उनसे सुनी। और जाहिर है कि उनका बहुत लगाव साहित्यकारों से था। रघुवीर सहाय उनके साथ थे, सर्वेश्वर जी उनके बहुत बड़े मुरीद थे, अपने विजयदेव नारायण शाही उनके बहुत अच्छे मित्रों में से थे। तो मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो हमारे आज की एक राजनेता का मुझे नाम बता दीजिए जो कवियों, साहित्यकारों और अच्छे जर्नलिस्ट से घिरा हो। अच्छे में गहरे नहीं हैं। और इसीलिए जो हमको लगता है कि हिंदी और राजनीति के बीच में संवाद नहीं बन पा रहा है। स्पीचेस बहुत हैं, मतलब डमरू बजाने की तरह से स्पीचेस इधर उधर हो रही हैं, लेकिन एक जो राजनीतिक चिंतन का दायरा बृहत्तर होना चाहिए, उसमें जो एक नुआंस्ड डिबेट, एक स्तर वाले विमर्श की जगह बननी चाहिए, वो अभी भी नहीं बन रही है। और ये मेरे बुढ़ापे में खोखियाहट की एक बड़ी वजह है। पर मैम हिंदी को लेके बातें तो बहुत बड़ी हो रही हैं आजकल समय में, और हिंदी में ही सारे भाषण भी कहे जाते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि एक तो हिंदी को जो शुद्धिकरण का जो ये प्रयास हो रहा है ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि शुद्धिकरण का मतलब ये है कि आप एक तरह से हिंदी के बदन से सारी बोलियों का विरेचन कर देंगे और उनकी जगह आप संस्कृत के लफ्ज़ ठूंस देंगे जिनकी अब उपादेयता रही नहीं। आपने हिंदी को शुद्धिकरण मैं तो सोचती हूँ अगर सहज भाव से अंग्रेज़ी आती है तो क्यों ना आए। अरे भाई, पुर्तगाली आई है, फ़ारसी आई है, अरबी आई है, आर्मीनियाई आई है, सारी भाषाएं आई हैं, तो अंग्रेज़ी ने ही क्या पाप किया है कि हमको उसके आते ही मिर्गी चढ़ जाए। तो इसलिए सहज भाव से होना चाहिए। अभी बहुत मज़े की बात जब सौरभ जी से हो रही थी तो इन्होंने ये कहा कि हमको एक ख़ास अखबार का नाम लिया और उन्होंने कहा कि हमको उसकी इंग्लिश से परहेज़ नहीं है।
लेकिन इस बात से परहेज है कि उसके पीछे का सारा विमर्श अंग्रेज़ी से निकला है। हम अपनी तई सोचें कि हम कहाँ तक और किस तरह की अंग्रेज़ी सहन करेंगे, और लल्लन टॉप ये मज़े से करता है, इसलिए आगे की बात आप करिए। तो आ जाते हैं अब हिंदी वो वाली जो कि 2 अंडा यानी 2.0। क्या है ये हिंदी सौरभ? दो तो 2 नंबरी वाला 2 होता है, तो अब ज़माना 1 नंबरी रहा नहीं है, ज़माना 10 नंबरी हो गया है, तो हम तो 2 नंबरी हैं। और अंडा और मुर्गी सभ्यता की सबसे पुरानी बहस है। खैर, जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, आपके फ़ोन में एंड्रॉयड का कोई वर्जन होगा, उसमें कुछ दिक्कतें आई, तो फिर जो डेवलपर है वो अगला वर्जन लेके आता है जो बग फ्री होता है, अपडेटेड होता है। हमें ऐसा लगा कि हिंदी और हिंदी पत्रकारिता में कंकाल बहुत इकट्ठे हो गए हैं। बहुत दिनों से इसके गलीचों को उठा के झाड़ू नहीं लगाई गई, वैक्यूम क्लीन भी नहीं किया गया। जी, वैक्यूम क्लीन भी नहीं किया गया। तो वो जैसे वो ऐड में कहते हैं ना, पूरे घर के बदल डालो। तो ये नई हिंदी क्या है? ये क्या पुराने लोगों को खारिज कर रही? नहीं कर रही है। देखिए, हो सकता है कि किसी तने पर लिपटी हुई अमर बेल किसी तस्वीर में सुंदर दिखे, पर दरख्त तो वही जमा रहेगा जिसकी शाखें ऊपर हैं और जड़ें नीचे हैं। तो नई हिंदी बुजुर्गों को छोड़ दे, अतीत को छोड़ दे, पुरानेपन को छोड़ दे, ये नहीं होगा। नई हिंदी कैसी होगी? नई हिंदी हम नौजवानों जैसी होगी, इस मंच जैसी होगी। अब ये मंच जैसी हिंदी कैसी? ये अनु सिंह चौधरी हैं, मैं इन्हें 2-3 बरस से जानता हूँ। इन्होंने कहानियों की एक किताब लिखी, सुंदर सा कवर है, नीला स्कार्फ नाम है। मिलते हैं तो बहुत हुलस के मिलते हैं, अकुंठ भाव से मिलते हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई आपस में कंपटीशन नहीं है। चुहल में 2 बातें भी कह देते हैं, वो भी हंस देंगी, थप्पड़ खाओगे सौरभ। नई हिंदी ऐसी है, खुद के प्रति यकीन से भरी हुई। ये हमारे ज़माने के, हमारे वक्त की हिंदी, हम नौजवानों जैसी है। शानदार। मृणाल मैम से मिलते हैं तो वो अपने ज़माने के किस्से बता रही हैं, मैं और मेरी पत्नी बैठे सुन रहे हैं, फिर हम औरों को बताएंगे। नई हिंदी ऐसी है कि परंपरा के साथ संवाद भी कर रही, उनसे पूछ भी रही, थोड़ी डर रही, थोड़ी इज्जत कर रही, थोड़ी बदमाशी के साथ पूछ भी ले रही, अच्छा ऐसा भी होता था क्या। नई हिंदी अदिति जैसी है कि वो ग्लासगो में MBA कराई, लेकिन वापस आके उसने ये नहीं कहा कि यार हिंदी का तो पब्लिकेशन का काम बहुत हो गया, थोड़ा अंग्रेजी का कर लें क्योंकि अंग्रेजी कूल है। सारा खेल अदिति भरोसे का है, यकीन का है। यदि मैं जयपुर या दिल्ली के किसी बहुत महंगे होटल या रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, मेरी पॉकेट में इतनी गुंजाइश है कि मैं एक महंगी सी स्कॉच का पैग ऑर्डर कर सकूं, और इसके बावजूद मैं वहाँ पर पूरे यकीन के साथ हिंदी में बात करूं, चाहे वो जॉबी वेरिक की पुलित्जर नॉन फिक्शन जीतने वाली किताब ब्लैक फ्लैग्स पे हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे आई फिल्म नो बीस्ट ऑफ नो नेशन की हो, या फिर वो बात सूरदास के भ्रमर गीत सार की हो, या फिर वो बात बाण भट्ट के 4-4 पन्नों में फैले हुए पैरे की हो, वाक्य की हो। तो हम क्यों कंपार्टमेंटलाइज कराएं? और कौन ऐसा होगा जो अपनी पुश्तैनी जमीन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह बसने जाए? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये पूरा महादेश, ये मेरे बाप दाताओं की जमीन है, मैं क्यों छोड़ के जाऊं? तो मुझे जब जरूरत होगी तब मैं कालिदास का रेफरेंस दूंगा, मैं ऋतु संहार की बात करूंगा। मैं क्यों, यहाँ पर आप देखेंगे मैग्ना कार्टा लगा हुआ है, बहुत अच्छी चीज है, जाननी चाहिए, पर उस वक्त आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में भी हम्मुराबी की विधि संहिता थी। सारा खेल इस बात का है कि आधुनिकता के मुहावरे और पैमाने क्या अंग्रेजियत में शिक्षा दीक्षा पाए हुए लोग तय करेंगे। मेरी ना तो अंग्रेजी भाषा से कोई दिक्कत है, ना अंग्रेजियत से दिक्कत है, पर बात वो महात्मा गांधी वाली है कि घर के खिड़कियां विड़कियां खोलो पर इतना ना खोल दो कि दीवार भसक जाए और आप ईंटों के नीचे दब जाएं। तो आपकी आधुनिकता ऐसी होनी चाहिए कि आप आइए, मुझे चीजें बताइए, पर मैं तय अपने समय, संदर्भ और अपने संस्कारों से करूंगा। इसमें नया भी होगा, इसमें पुराना भी होगा। हो सकता है कि मैं कांसे की डोलची में पास्ता पका लूं, क्या दिक्कत है भाई? रेड सॉस तो रेड सॉस ही रहेगा ना। तो ये जरूर, और कुल्हड़ में आप स्कॉच पी लोगे तो क्या स्कॉच का गुणधर्म बदल जाएगा कि कुल्हड़ कुल्हड़ नहीं रहेगा? तो सारा भरोसा यकीन का है। आपके भीतर यकीन है, आप दमखम वाले हैं, विश्वास, और ये फर्जी किस्म का यकीन नहीं होना चाहिए। हिंदी वालों से एक जो मुझे दिक्कत है, यहाँ पे हिंदी के लोग बैठे हैं, वो ये है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। विराट कोहली कमाल का खेलता है, कमाल का खेलने, आपको रात के 2 बजे पार्टी करके निकलते विराट कोहली की तस्वीर दिख रही है, सुबह 5 बजे मुंह पे ऑक्सीजन का फ्लो कंट्रोल करके ट्रेडमिल पे दौड़ने वाले विराट कोहली की तस्वीर नहीं दिख रही है।
हिंदी के साथ दिक्कत सर क्या है मैम कि पढ़ते नहीं हैं। हमारे न्यूज़ रूम में नौजवान आएंगे, क्या करना चाहते हैं, स्टार बनना है, पहले ही दिन मुझे पूर्ण प्रसून वाजपेयी और रवीश कुमार बनना है। अच्छा बनिए, बहुत अच्छी बात है। क्या किया है तो जी शौक क्या है, तो बोले साहित्य पढ़ा है। साहित्य में क्या पढ़ा है, तो वो एक नाम लेंगे जो आप लोगों को पता है कौन सा नाम है। वो बोले उनको पढ़ा है, अच्छी बात है, उनको भी पढ़ा, किसी को पढ़ा तो है। तो क्या पढ़ा है बताइए जरा, कहानी नहीं बता पाएंगे, कथ्य गायब है। तो हिंदी के लिए, भरोसे के लिए और बाजार को मतने, बिल्कुल कुल मिला के मामला कालिया नाग जो था जमुना जी के किनारे, उसको नाथने का है। तो आपको उसको नाथने के लिए जरूरी है कि आपकी तैयारी बहुत तगड़ी हो, आप फियरलेस हो, उस पर चढ़ जाइए। तो जुझारूपन के होने की कमी है। जुझारू और पर उसके लिए आपको सम्मति चाहिए। देखिए अर्जुन एक तरफ थे, कृष्ण उनकी तरफ थे, पर अंततः महाभारत का युद्ध जीतने के लिए उन्हें बार बार भीष्म द्रोणाचार्य के पास जाना पड़ा। आप ना तो परंपरा को नकार सकते हैं ना युवा जोश को। आपको धोनी भी चाहिए, आपको विराट कोहली भी चाहिए। सारा खेल बार बार बाजार का। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि हिंदी के लेखक, हिंदी के ज्यादातर लोग, सारे नहीं, दाढ़ी बढ़ी है, कृपणता जेहन पे हावी है, सरोकार की बात अच्छी बात है, करिए सरोकार। सर मैंने जीन्स पहन ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बाबा के साथ अभद्रता से पेश आता हूं। मैं आज भी अपना माथा उनके पैरों पे टिकाता हूं घर से निकलने से पहले। पर ये बार बार आप बाजार का डर दिखा रहे हैं, ये अभी नहीं चलेगा। अभी बाजार हमारे वक्त की सच्चाई है। तो आपके पास दो विकल्प हैं। एक, आप बाजार का रोना रोते रहिए, किनारे पड़े रहिए, कोई दूसरा आएगा जिसमें हो सकता है उतना पोटास ना हो और वो बाजार को चीजें बेच के चला जाएगा। फिर आप नींद से जगो, कहोगे साहब हम में तो ज्यादा इससे हिम्मत थी, हौसला था, तो क्यों नहीं मौके पे आए? जब बजर बजा तब कहाँ थे बाबू? सारा खेल इस बात का है। सही बात। तो हिंदी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि अपने सामने चैलेंजेस देख के ऐसी विषमताओं की ओर, ऐसे आध्यात्म की ओर मुड़ जाती है कि वो एकदम जकड़ जाती है और खो जाती है, बुझ जाती है। लेकिन सौरभ और मैम की बात से बिल्कुल सहमत कि जुझारू व्यक्तित्व हिंदी का जो खिल के अब आने का समय आ गया है और शायद आ ही गया है। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा जो मृणाल मैम ने कही। हम लोग जब कपड़े पहनते हैं तो क्या मैंने यहाँ आने के पहले ये सोचा कि ये शर्ट सबसे पहले किस मुल्क के पुरखों ने इजाद की होगी, ये जीन्स किसने, जैकेट किसने? आप नहीं करते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, सहज भाव से लगता है, आप उसको अपना लेते हैं। भाषा के साथ भी यही चीज है। आप फेसबुक देखिए, कितने खूबसूरत खूबसूरत चीजें लिखी जा रही हैं फेसबुक पे, लेकिन जैसे ही मैं अपने वक्त की पत्रकारिता देखता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय सामरिक दौरे पर उज्बेकिस्तान रवाना, इतनी उज्बक भाषा है ये। कौन बोलता है भाई ऐसे? नहीं बोलता है। तो हम लोग न्यूज रूम में बात करते हैं कि यार मोदी जी जब सूटकेस पैक करते होंगे तो सोचते होंगे कि मंडे की सुबह हरा कुर्ता पहन लूंगा, टूथब्रश रख लिया कि नहीं रख लिया, करते ही होंगे। लेकिन हम वैसे सोचना नहीं चाहते। भाषा के स्तर पर आप खूब आंचलिकता लेके आइए। अगर गोमुख से निकलते वक्त गंगा ये शपथ खा ले कि चूंकि मैं सबसे पवित्र हूं, सबसे महान हूं, ऊंचाई से निकली हूं, किसी नदी में ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो मुझ में आके मिले, तो गंगा सागर तक आते आते क्या हालत होगी गंगा की? जमुना जी मिली, बेतवा मिली, कोई पहले मिला कोई बाद में मिला, तब गंगा गंगा बनी ना। राजस्थान से जो आए वो राजस्थानी हिंदी लिखे, जो मालवा से आए वो मालवा की लिखे, बुंदेलखंड से आए बुंदेलखंड की लिखे। कितना खूबसूरत हो। एक लड़की है येल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, अल्मोड़े की लड़की है, भूमिका जोशी नाम है, हिंदी में लिखती है। और मैं बुंदेलखंड का हूं, मैं उसका परिचय लिख रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि दोस्तों एक बहुत कमाल की मौड़ी से मिलवा रहा हूं आपको। मौड़ी बुंदेलखंडी का शब्द है लड़की के लिए। कमाल की मौड़ी से आपको मिलवा रहा हूं, अल्मोड़े की है, येल से लिखती है, आपको खत लिखेगी, आपको बताएगा अमेरिका का हाल क्या है। मौड़ी शब्द आ गया, जिनको नहीं पता शायद खोजें, पता करें। और एक नया शब्द जुड़ गया। एक बघेली का लड़का है, उसने लिखा कि यार वो इतनी बदमाशी, विराट कोहली ऐसे खेलता है जैसे कोई चग्गड़ हो। तो मैंने कहा भाई ये चग्गड़ क्या है? बोले हमारे यहाँ बिल्ली के बदमाश बच्चे को, बिलौटे को चग्गड़ बोलते हैं। एक शब्द जुड़ गया। तो अभी हिंदी को थोड़ा चग्गड़ होने की जरूरत है, थोड़ा बदमाशी के साथ, खिलंदड़पन के साथ सबको अपनाइए। बिल्कुल छाती से भींच के लगाते हैं ना, अकुंठ भाव से, कोई एजेंडा ना हो, जो सहज आ रहा है उसको आने दीजिए। देखिए कितना मजा होगा। वो शेर है कि
हिंदी उर्दू के संदर्भ में कि हम घर चाहें गिरा दें बीच की दीवार को, देखिए आंगन हमारा 2 गुना हो जाएगा, और अपने यहाँ तो इतने कमरे हैं, गिरा दीजिए बिल्कुल बड़ा सा बरामदा हो जाएगा, हवेली ही बड़ी हो जाएगी। तो ये चटकीली चमकीली हिंदी के संदर्भ में आते हैं अनु के पास में। अनु, गुड गर्ल शो, नाम अंग्रेजी है, काम हिंदी है, क्या कहानी है, माजरा क्या है? वही जो मेरी और आपकी कहानी है, हम सबकी कहानी है, और हम उस सच से बच नहीं सकते कि ऐसी ही बोलचाल की भाषा है, ऐसे ही हम सोचते हैं, यही हमारे ये जितनी सहज मैं आपके सामने साड़ी में हूँ, उतनी ही सहज मैं जीन्स में रहूँगी, वेस्टर्न कपड़ों में रहूँगी, शॉर्ट स्कर्ट में रहूँगी। जब मैं ससुराल जाती हूँ तो साड़ी और सर पर पल्लू भी रखती हूँ और चूड़ियाँ भी पहनती हूँ, और मैनहट्टन में जाके आइसक्रीम भी बड़े शौक से खाती हूँ छोटे छोटे कपड़ों में। तो वो सच है, वो मेरे वक्त का सच है, वो मेरा सच है, और मेरे दौर की और बहुत सारी औरतों का सच है, बहुत सारी और लड़कियों का सच है। और उस सच को उनकी ज़ुबान में बताना है, कहना है, ताकि उनकी कहानी उसी जो जज्बा आपने कहा ना, उसमें एक शब्द मैं और जोड़ देना चाहती हूँ, ईमानदारी। तो बस उनकी कहानी, जो हमारे वक्त के लोगों की कहानी है, उसको ईमानदारी से कह देना। अब उसको लेकर इतना, द गुड गर्ल शो हिंदी का शो है, इंग्लिश है बल्कि। अब मैं कह नहीं सकती ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी ऑनर्स या सोशियोलॉजी अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ी हुई लड़की जो बंगाल से आती है, उससे कहूँ कि भाई तू नहीं बोल सकती ऐसे, ऐसे नहीं चलेगा, वो तो वही बोलेगी ना जो वो सीख के आई है। अगर वो निनकम्पूप बोलती है, इनकॉरिजिबल बोलती है, उसकी भाषा का हिस्सा है वो, मैं उससे नहीं छीन सकती। तो जो जिस भाषा में बोलता है, उसी भाषा में उसको बोलते हुए अपने वक्त की कहानियों को बड़े जोश के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ कह पाना, मेरे लिए मेरी आधुनिकता बस इतनी ही सी है। स्त्री विमर्श की बात थोड़ी सी और आगे ले जाते हैं अनु, और सेक्सुअल डेमोक्रेसी की तरफ चलते हैं। मैं नीला स्कार्फ पढ़ रही थी और मम्मा की डायरी पढ़ रही थी, तो आप उनमें कई मुद्दे अपने बच्चों से जुड़े हुए और अपने कॉलेज की ज़िंदगी से जुड़े हुए उठाती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है, जहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस लड़की ने अगर ऐसा सोचा तो क्यों सोचा, मतलब इसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी, क्या इतनी कॉन्वोल्यूटेड सी, इतनी कुछ उलझी हुई सी है कि ये सही सही निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है। तो ऐसी कश्मकश जब हमारे नए साहित्य में आ रही है, हमारे आज के इस दशक के साहित्य में आ रही है, तो उसमें हिंदी किस प्रकार की है? मुद्दा सिर्फ यहाँ से शुरू करते हैं और फिर आगे लेके चलते हैं यहाँ से। वो हिंदी बिल्कुल उसके अपने जीवन के किस्से से प्रभावित है और उसी के किस्से की हिंदी है। तो अगर मान लिया बिसेसर बो, अगर जो बिहार के एक गांव में रहने वाली एक दलित औरत जब अपने मालिक को जवाब देती है, तो वो जिस भाषा में बोलेगी उसमें जाहिर है भोजपुरी होगी, क्योंकि वो वहीं की है। देखवकी नाम की कहानी में अगर एक गांव से आई हुई औरत दिल्ली आती है और अपनी बेटी की शादी की बात करती है, तो वो जिन गीतों में अपनी बेटी की शादी के ख्वाब बुनेगी वो भोजपुरी में होगी और वो हिंदी में बड़ी बहुत सहजता से आएगा। सिगरेट का आखिरी कश भरते हुए किसी अंग्रेज़ी चैनल में काम करने वाली लड़की अपने प्यार के बारे में सोचेगी, तो जाहिर है कि वो जो अंग्रेज़ी कविताएं उसने अपने वक्त में पढ़ी है उसमें वो अंग्रेज़ी कविताएं आएंगी और मैं उसको जुदा नहीं कर सकती। तो ये बड़ी मज़ेदार मुझे लगता है कि और इसीलिए मुझे लगा कि फ़िक्शन मेरे लिए बड़ा लिबरेटिंग है, क्योंकि मैं अपने तरीके से उन किरदारों से उनकी ज़ुबान में बात करवा सकती हूँ और कोई किसी किस्म की बंदिश नहीं है। और वो जो 12 कहानियों में 12 अलग अलग की पृष्ठभूमियाँ होंगी और 12 अलग अलग के किरदार होंगे, वो अलग अलग तरह की हिंदी बोलेंगे, तो उसको उसी आत्मविश्वास के साथ उनकी ज़ुबान में उनसे कहानी कहलवा देना, जिस पर मतलब मैं नहीं, वो पृष्ठभूमियाँ ज़रूर अलग अलग हैं और बस वो कहानी वहीं से आती है, लेकिन ये जो उलझन है ये इस पीढ़ी की उलझन है, तो उसको मैं उनसे जुदा नहीं कर सकती। लेकिन हमें ये ज़रूर ये बड़े आत्मविश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि ये वो अपनी ज़ुबान में अपनी बात कर रहे हैं और उनके लिए अपने वक्त में अपने संघर्षों के, अपने उलझनों के यही रूप हैं। तो ये वो बस वहीं से उपजी हुई कहानियाँ हैं जिसको आप स्त्री विमर्श कहते हैं, और मैं कहती हूँ ये इस वक्त का विमर्श है। भाई ये स्त्रियों की कहानियाँ हैं, तो ये पुरुषों से कहाँ जुदा हो गई, उनके जीवन से कहाँ अलग हो गई।
तो हम उसको एक वो फिर उसको कंपार्टमेंट में क्यों डाल देते हैं। और इसी के साथ मृणाल मैम की एक किताब पिछले साल आई थी जिसमें महिला शास्त्रीय संगीतकारों पर एक बहुत ही बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि हिंदी में पहली ऐसी किताब थी जिसमें शास्त्रीय गायन में की परंपरा में महिलाओं की क्या भूमिका रही, उसके ऊपर बात हुई थी। मैम उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, भाषा का दायरा फैलता कैसे है जब उसमें नॉन फिक्शन लिखा जाता है। फिक्शन का तो जो लिखता है उसका इतना उर्वर और सघन दिमाग है कि वो एक गठी हुई चीज़ लिख देता है। लेकिन भाषा तो ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने किसी कुम्हार को 4 पैसे दिया और कहा कि भाई मेरे लिए एक सकोरा बना दो, उसने बना दिया। तो बड़े से बड़े ग्रामरियन, बड़े से बड़े व्याकरणाचार्य से आप पूछ लीजिए कि भाषा कौन गढ़ता है, सब के सब कहेंगे भाषा जनता गढ़ती है, लोग गढ़ते हैं। तो संगीत की जड़ें लोक संगीत में हैं। लोक संगीत की थाती सबसे बड़ी महिलाओं के पास है। चक्की पीसते पीसते उन्होंने जो गाया उससे राग झिंझोटी बन गई, सुनते हैं। कभी उन्होंने कुछ गाया राग, उससे पहाड़ में घसियारियाँ जो घास काटती हैं उनके जो गाने थे उससे सुनते हैं कि पहाड़ी राग बना। ये सच हो कि झूठ हो, लेकिन मैं बात को इस दायरे से थोड़ा सा अलग ले जाना चाहूँगी क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर छूट रही है। वो ये कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता पर अच्छी स्तरीय और सेक्युलर और दोनों धर्म सापेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों धड़ों को एक साथ बिठा करके जो बात कर सके, उस हिंदी को भी अभी बनाया जाना चाहिए, नहीं तो बहुत अनर्थ होगा। फिर आपको न फिक्शन की भाषा मिलेगी और न आपको आपके अनरिजॉल्व बहुत सारे पहलू रह जाएंगे। और इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मध्यकाल में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। भक्ति युग जब था तो पहली बार हिंदू जनता के या हिंदुओं में जो और भी धार्मिक बहुत सारे वेद बाह्य ग्रुप तब भी बहुत थे, नाथ सिद्ध संप्रदाय थे, ये थे वो थे, लेकिन एक बड़ा सुगठित धर्म जो था वो इस्लाम था और इस्लाम की चुनौती थी। और उससे 2 बड़े कवियों ने बहुत खूबसूरती से 2 बिल्कुल फ़र्क अंदाज में निपटा। एक तो कबीर थे, उन्होंने धर्म के ऊपरी आवरण को खारिज कर दिया और कहा ये सब बेकार बकवास है, अंतर्मुखी बनो, मन का फेर दे, मन का डार दे, मन का फेर। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी उन्होंने बर्खास्त की जो सिर्फ वही कर सकते हैं जो घर फूंक करके उनके साथ चलने को तैयार हों। अब 90% जो गृहस्थी जन हैं वो क्या करें, उनको तो इस मुद्दे को निपटाना ही है ना। तो हम जायसी की तरफ मुड़ते हैं। जायसी ने बहुत सुंदर काम किया अपने पद्मावत में। उन्होंने प्रेम रसायन बनाया। और प्रेम रसायन कैसे बनाया कि उन्होंने फ़ारसी छोड़ी, उर्दू छोड़ी, हिंदी छोड़ी और सीधे अवधी में उतर आए। तो कोई न जगत जस छीना, कोई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। 2 बोल संवर जाएं लोगों के, एक ये कहानी तुम पढ़ लो। और उसमें उन्होंने जो एक प्रकारांतर से जो कहानी रची, एक दिव्य प्रेम की, वो सूफ़ी धर्म के ओर मुड़ी हुई और प्रेम के संदेश को देने वाली है। तो एक तरफ वो इस्लाम के जो सूफ़ीवाद है उसके साथ चलती है क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा के मिलन से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ वो जन भाषा से, वो भाषा जिसमें उस ज़माने की सामान्य जनता प्रेम करती थी, झगड़ा करती थी, गालियाँ देती थी और संतोष पाती थी। तो उस समय की जो थी, तो अहंकार के बारे में अद्भुत चीज़ें, राजावी अहंकार के बारे में उन्होंने लिखी। और जहाँ पद्मावत ख़त्म होता है, इतना अद्भुत उनका, मुझे हमेशा ये हॉन्ट करता है उनका दोहा कि जौहर भई सब स्त्री, पुरुष भये संग्राम। सब औरतें जौहर में मर गईं चित्तौड़ की और सारे पुरुष संग्राम में मारे गए। पात साही गढ़ चूरा चूरा। बड़े भारी बादशाह ने जिस गढ़ के लिए इतना टंटा किया वो पूरा गढ़ चूरा चूरा हो गया। चित्तौड़ भा इस्लाम, चित्तौड़ इस्लामी हो गया। पर इसमें जो व्यंग छिपा हुआ है कि तुझे क्या मिला ये सब करके, औरतें मर गईं, पुरुष मर गए, गढ़ टूट गया और चित्तौड़ भा इस्लाम। तो इसमें किसकी फतह हुई, किस धर्म की फतह हुई? किसी की फतह नहीं हुई।
तो जो प्रेम रसायन ईजाद किया है जायसी ने, ये मुझे बहुत हॉन्ट करता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम हिंदी को फिर से बोलियों से जोड़ें। जो आपने बात कही और आपने भी बात कही कि ब्रिज क्षेत्र की बोली जो है हिंदी जो है, या बुंदेलखंड की जो हिंदी है, इस हिंदी को हम डिस्कोर्स की, फिक्शन की ही नहीं, डिस्कोर्स की हिंदी बनाएंगे तब बात होगी। और हिंदी के में ये खूबत है कि वो संप्रेषण करती है। अभी हमको जितने प्रवचन दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रवचन राजनीति की खराद पर बनी हुई हिंदी में हैं। इसके बरक्स हमने कोई हिंदी के फौलादी अस्त्र नहीं गढ़े हैं, क्योंकि हम इतने विचलित हो जाते हैं कि अरे भाई इतनी शुद्ध हिंदी है, इसके बरक्स हम कैसे बोलें। क्यों नहीं बोलो, जायसी ने बोला, तुलसीदास ने बोला, बनारस के पंडितों को नीचा दिखाते हुए जब उन्होंने अवधी में रामकथा कही। तो हिंदी वालों का ये दो बड़ी चुनौतियाँ, एक राजनीति के डिस्कोर्स के लिए ज़मीन तैयार करना, और एक धर्मनिरपेक्षता या कहा जाए सर्वधर्म संभाव के लिए ज़मीन तैयार करना, वो हिंदी चाहिए। अभी जो हिंदी हमको राजनीति दे रही है वो निष्पक्ष हिंदी नहीं है। उस हिंदी में आप संगीत पर भी नहीं लिख सकते हैं। बात फिर वहीं आती है, क्योंकि संगीत जो है उसकी सारी बंदिशें लोक भाषाओं में हैं। एक भी खड़ी बोली की बंदिश नहीं है, एक भी उर्दू की बंदिश नहीं है। सारी की सारी बोलियों की, अमीर खुसरो ने भी उर्दू में जो दिल्ली में उन दिनों बोली जाती थी उस भाषा में लिखी है। हम तो बाबुल तोरे अंगना की गैया, जित बांधो बंध जाए रे, लखी बाबुल मोरा काहे को ब्याही विदेश। ये अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। अभी तक मिरासिनें और घर की औरतें इसको शादी ब्याह में गाती हैं। तो मुझे लगता है कि राह वो है जो सबसे उपज वाले कवि दिखाते हैं कि हमको बोलियों को पकड़े रखना है और उनको फिर से हिंदी की तरफ खींचना है। एक ऐसी हिंदी तैयार करनी है जो राजनीतिक हिंदी का तोड़ हो और जो सारे हिंदी पट्टी के प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर सके, और तब हम संगीत पर लिख सकेंगे। जब मैंने संगीत पर किताब लिखनी शुरू की, जो मालूमात मुझे हासिल हुई, संगीत की सारी बंदिशें जब लिखने पर आए, 19वीं सदी में सबसे पहले लिखी गई बंदिशें जब भातखंडी जी ने शुरू किया, सारी बंदिशें जो उनको उस्तादों से मिली, उस्ताद तो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपने छात्रों को बुला के उनसे नस्तलीख में, उर्दू सुलेख में उनसे लिखवा दी। अब बहुत सारी ध्वनियाँ उर्दू में नहीं हैं जो बोलियों की हैं, तो उसकी मदद के लिए उन्होंने नस्तलीख से दुचश्मी, हे, गाफ, टाल ये सब लिए। ग की आवाज़ नहीं थी, ट की आवाज़ नहीं थी, हे की आवाज़ नहीं थी। हम गांधार कहते थे, वो ग नहीं कह सकते थे तो कंधार कहते थे। तो जब ये लिप्यंतरण हुआ तो अच्छा, भारतीय ये खुद पलुस्कर जी भी और भातखंडे जी भी मराठी थे, तो इतनी बंदिशों में गलतियाँ, बेशुमार गलतियाँ हैं, क्योंकि पहले वो बोलियों से उर्दू में लिप्यंतरण हुआ, उर्दू से फिर देवनागरी में लिप्यंतरण हुआ, और फिर ऐसे लोगों ने गाया और बजाया जो अर्ध साक्षर या आधे पढ़े हुए थे, और जो बाइयाँ थी उनकी भी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। तो संगीत का इतिहास लिखते हुए मुझे ये अचानक जैसे दिमाग का बल्ब जलता है, ये जला कि ऐसी हिंदी हमको तराशनी ही होगी। हमारी पीढ़ी जितना कर सकेगी करे न करे मैं नहीं जानती, लेकिन इस पीढ़ी को जिसके हाथ में इतनी बड़ी तकनीकी है, इसको तो करना ही है ये काम। तो जैसा कि होता है कि जब उस्ताद साथ में हो और कुछ भी बोलने से पहले कान पे हाथ लगाया जाए, मैं ज़्यादातर भूल जाती हूँ मृणाल जी के साथ बैठ के कि मुझे करना क्या था, क्योंकि यही समझ नहीं आता कि काम करूँ या अपने नोट्स लूँ। खैर फ़िलहाल JLF में वापस आते हैं। तो सौरभ, आप उत्तर प्रदेश का आने वाला चुनाव आप बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, नज़दीक से देख रहे हैं। जैसा कि मृणाल जी ने कहा कि आप उस हिंदी को ईजाद करना और उस हिंदी की बेसिकली उसको इस्तेमाल करना हमें सीखना होगा, जो कि सभी बोलियों को, सभी जातीय भेदभाव को एक समाहित रूप से उसका प्रतिनिधित्व कर सके। तो अब आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव, क्या आप ऐसी हिंदी को उस चुनाव में देख रहे हैं, लड़ते हुए, जूझते हुए, घूमते हुए, और अगर हाँ तो किस रूप में? मृणाल जी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया। लोहिया साहब को फर्रुखाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। 60 का दशक था, नेहरू रोको आंदोलन चल रहा था।
आजकल जो यूपी के सीएम हैं उनके पापा तब पहली मर्तबा जेल गए थे, मुलायम सिंह यादव। और लोहिया जी की जब गिरफ्तारी खत्म हुई और रेट रिवाइज हो गए तो पत्रकारों ने तंज कसते हुए कहा कि लोहिया साहब आप क्यों चरस बोए रहते हैं, ये चुनी हुई सरकार है, इंतजार कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके संगठन में आपकी बातों में बड़ा दम है तो अगले चुनाव में जनता तय कर लेगी। लोहिया ने दहाड़ते हुए जवाब दिया था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। मृणाल मैम ने जो बात कही, मैंने क्यों आपको लोहिया का ये प्रसंग सुनाया, क्योंकि अब हम इंतजार नहीं करना चाहते हैं और ये जिम्मेदारी सो कॉल्ड, मुझे तो बहुत नयापन नहीं समझ में आता है, ना नई पीढ़ी ना पुरानी, सबकी साझी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको अभी का उदाहरण दूं, 15 मिनट पहले का। मैंने ग्रेजुएशन गणित में किया और पीजी हिंदी में किया। राहुल गांधी जिस एस्केप वेलोसिटी का दलितों के आंदोलन, दलितों की कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर रहे थे बाहर निकलने के लिए, वो एस्केप वेलोसिटी सिर्फ दलितों को नहीं चाहिए होती है, हम सब उन हिंदी भाषियों को भी चाहिए होती है जो छोटे छोटे शहरों से, और गुलजार के शब्दों में गए तो खाली बोर दोपहरों से चले हैं, और हम सिर्फ झोला उठा के नहीं चले, झोले में पिटारा भर किस्से लेके भी चले हैं, अच्छे बुरे जैसे भी। तो उस एस्केप वेलोसिटी को हासिल करने के लिए क्या करें? मुझे लगता है कि अदिति, सारा खेल पैकेजिंग का हो गया है, सही संदर्भ सही पैकेजिंग। मैंने मलिक मोहम्मद जायसी को एमए के दिनों में पढ़ा, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आए, ये मेरा सच है, और इसको मैं पूरी ढिठाई तो नहीं कहूँगा, कोई गर्व की चीज़ नहीं है, पर ये मेरा सच है। अगर कोई मृणाल पांडे मुझे इस संदर्भ के साथ मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बताएं, कोई लल्लन टॉप उसको रिकॉर्ड कर ले और बताए, तो हो सकता है कि 10 लोग जायसी को पढ़ने लगे। मेरे सराहने किताब रखी है, कमाल का उपनिषद है, ईशावास उपनिषद, उसमें इतनी अच्छी लाइन है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। अब कहें यार ये क्या तुम संस्कृत में बोल रहे हो, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, और कोई बता दे कि बेटा जैसे कमल के पत्ते पे पानी की बूंद होती है, बूंद है लेकिन पत्ता गीला नहीं हो रहा है, दुनिया में वैसे ही होना चाहिए। तुम्हारे कबीर काका भी कह गए हैं, दे धरे को दंड है, कबीर छोड़ो, साहिर लुधियानवी भी लिख गए हैं, लागा चुनरी में दाग। आप अगर जितने नए और पुराने रोचक संदर्भ देते रहेंगे उतना ही जुड़ाव बढ़ता रहेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ आने के पहले अपने युवा दोस्त से बात कर रहा था और इतना भावुक होकर वो बोला, कालिदास को पढ़िए, आपके जीवन में कुछ दिव्य सा घटित होने लगता है। बड़े यकीन के साथ उसने कहा, कभी आप लोग जब सुबह सवेरे उठते हैं और एक टूथपेस्ट उठाते हैं या डीओ किंचते हैं, तो आपके जहन में आता होगा क्या कि आज से 90 बरस पहले वारंगल में एक स्कूल मास्टर के घर में एक लड़का पैदा हुआ जो निज़ाम के खिलाफ आंदोलन करने के चलते पहली बार जेल गया, विधायक बन गया, 71 में मुख्यमंत्री बना, 1.5 बरस में उसको अपने ही लोगों के आंदोलन के चलते, इकलौता शायद ऐसा मौका जब वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री है और केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार ने उसे बर्खास्त कर दिया, और जब वो लुटियंस की दिल्ली में अपना सामान पैक करके, क्योंकि राजीव गांधी ने कहा अब टिकट नहीं मिलेगा, राग शिवरंजनी सुनता था सोनी के वॉकमैन पर और वापसी की तैयारी कर रहा था, और फिर श्री पेरम्बदूर में एक धमाका हुआ, हिंदुस्तान की सियासत बदल गई, हक्सर साहब पहुंचे, गांधी परिवार, पहले शंकर दयाल शर्मा का नाम आया और फिर आंध्रा के उस पंडित पीवी नरसिम्हा राव का नाम आया और वो पीएम बन गया, और फिर उन्होंने मनमोहन सिंह को बुलाया और 21 जुलाई को वो ऐतिहासिक बजट पेश हुआ, जिसकी वजह से मैं माइक लेके जेएलएफ के इतने सुंदर शामियाने में आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, सामने 2 स्क्रीन चमक रहे हैं। पूरा लिबरलाइजेशन का गोल चक्कर, अच्छा है बुरा है जैसा है, पर यूं भी तो हमारे वक्त का सच बताया जाए किस्सों में पेश करके। राम मनोहर लोहिया इतना कमाल का लिखते हैं, लेकिन राम मनोहर लोहिया को कुछ समाजवादी ठेकेदारों के लिए छोड़ दिया गया है, साल में एक बार याद कर लिया जाता है, बुहार दिया जाता है, हिंदी पखवाड़े की तरह। हिंदी पखवाड़े की तरह। किस बात का पखवाड़ा भाई, क्यों याद कर रहे हो, क्या हो गया हिंदी को, क्यों आप हिंदी माथे की बिंदी, हाय हिंदी, हाया हिंदी, क्या हो गया है? हिंदी तुम्हारे बनाने से ना बनी है, ना तुम्हारे बचाने से बचेगी। हिंदी में बड़ी ताकत है, जब तक इस देश के करोड़ों लोग हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी को इन न पखवाड़ों की जरूरत है न सरकारी मदद की, और सरकार कोई भाषा नहीं बचाती है। सरकार अगर भाषा बचाती होती तो न संस्कृत लोक से जाती न फारसी जाती, आखिरी में जनता तय करेगी, और ना आती। तो जब पब्लिक को ही तय करना है, आप देखिए गुलजार इस मंच पर आए, गुलजार साहब
कान पे हाथ लगाना हो। कैसा, मतलब मैं उस आदमी को देखता हूं और मुझे लगता है कि हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर एक बूढ़ा सफेद हंस बैठा हुआ है, कैसे मुग्ध भाव से हम बच्चों को देख रहा होगा। वो तो शिकायत नहीं करता है, तो वो उसने गोरा अंग ले ले मोए श्याम रंग दे दे भी लिखा, और वो ये भी लिख रहा है आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, तेरी आंखों में किमाम की खुशबू है, ये भी लिख रहा है। उसके बाद की पीढ़ी के लोग आए, वो भी तमाम चीजें लिख रहे हैं। अब वो क्यूपिड और स्टूपिड भी लिख रहे हैं, उसमें भी कुछ बुरा नहीं है। जरूरत है जानने की, पुरानी चीजों को भी जानिए, खूब भीतर बैठ के जानिए, नई चीजों को भी जानिए। इस तरीके से कंपार्टमेंटलाइज मत करिए, अकुंठ भाव के साथ, बिल्कुल यकीन के साथ मिलिए। और जैसा कि सौरभ कहते हैं, भेज के मिलिए। हाँ बिल्कुल, छाती भेज के मिलिए। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, ये हमारी जनरेशन की दिक्कत है, हमारे वक्त की दिक्कत है, मुझे नहीं पता, ये बुजुर्ग तय करेंगे, शास्त्री तय करेंगे। दिक्कत ये है कि जब हम अब ज्ञान के पास जाते हैं ना, तो मान लीजिए कि मैं अमुक पार्टी के अमुक नेता का पार्टी के खा नेता का सपोर्टर हूं। मेरे दिमाग में अब संशय के लिए जगह नहीं बची है, मैं सपोर्टर हूं। और मैं जब न्यूज मीडिया या ज्ञान के पास जाऊंगा, साहित्य के पास, संगीत के पास, तो मैं अपने उस यकीन को और पुख्ता करने के लिए जाऊंगा। मैंने अपने जहन में संशय के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है। तो आपने सपोज करिए पत्रकार के नाते मोदी या केजरीवाल की आलोचना करते हुए एक खबर लिखी, वो तुरंत आएंगे, फतवा दे देंगे, ये देश विरोधी है, ये जनता विरोधी है। अरे क्यों भाई, हमारा काम है। वैसे ही जब आप ज्ञान की तरफ जाएं, थोड़े संशय, थोड़े डाउट की तरफ जाएं, सर अभी तो कितना 20-30 साल का ही जीवन जिया है ना, सब तो पता नहीं चल गया। तो जो 90 साल का बुजुर्ग या कोई बुजुर्ग महिला लिख गई हैं, वो ऐसी हवा में तो नहीं लिख गई ना कि उन्होंने ऐसे हाथ फटकारा और जुमले पैदा हो गए। तो ज्ञान की तरफ जाएं तो खूब संशय के साथ जाएं। और शास्त्रों में जो लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये फर्जी बात नहीं है। विनम्रता के साथ जाइए, किसी बुजुर्ग के पास जाइए, श्रद्धा के साथ जाइए। आपकी श्रद्धा से उसके बड़प्पन में इजाफा नहीं होगा, आप में थोड़ा सा इजाफा होगा। वो बूढ़ा वानर कुछ आपको 4 चीजें बता देगा, आपकी जिंदगी मजे से कटेगी। चलिए, इसी के साथ अब आपसे बातचीत शुरू करते हैं। आपके सवाल, छोटे सवाल। हेलो, मैं सौरभ जी से पूछना चाहूँगा कि आधुनिकता की युवाओं के लिए क्या परिभाषा है और अपने देश में कितने % लोग आधुनिक हैं इस समय? सर परसेंट का तो मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं सांख्यिकी विद नहीं हूं, और सर्वे का हवाला इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि एक सर्वे में ये पता चला कि 99% सर्वे फर्जी होते हैं। आपने आधुनिकता की बात कही, मुझे नहीं पता सर आधुनिकता क्या है। मुझे जो मेरे वक्त का बेलौसपन है, बनेलापन है, बहुत पहले से आग्रह लेके नहीं आता है। अपनी पीठ पर वो अतीत की लाश नहीं ढो रहा है, अपने अतीत की छुअन महसूस कर रहा है। आप घर से निकलते हैं ना, दाई के पैर छूते हैं, वो छाती से भींच लेती है, थोड़ी खुशबू उसके बालों के तेल की होती है, थोड़े उसके आंचल की होती है, थोड़ा वो जो मुरब्बा बांध रही है उसकी होती है। तो आप वो गंध आपके साथ चलती है। तो आपका बीता वक्त, आपके बुजुर्ग, आपका समय, संस्कृति वैसे आपके साथ चले, बोझ की तरह ना रहे। और आधुनिकता क्या है सर, ऐसे ही उन्मुक्त भाव से जिए, सबसे मिलें, खुल के मिलें, किसी विचार पे ऐसे जिद करके ना अड़े रहें कि सड़े पानी की तरह हो जाएं। यही आधुनिकता है मेरे ख्याल से। और मृणाल जी अभी हम लोग यहाँ आ रहे थे, उसके पहले कह रही थी, और वो उस बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि अंततः सारा खेल, अपनी जिंदगी के संघर्ष को आप कितने मजे के साथ काट रहे हैं, होठों पे मुस्कान लिए, सारा मजा इसी बात का है कि उफ नहीं करेंगे, बढ़े चलेंगे। चलती का नाम गाड़ी। अगला सवाल। Thank you. My question is to Mrinal ma'am. Okay, we look to Kant, Albert Camus, Nietzsche, Kafka, Ayn Rand, and form our opinions when we read. And naturally, these opinions, our opinions form in that language in which we have read that work. So, can you suggest some good Hindi non-fiction discourse that can actually influence us, the youth? देखिए, मैं कोई रीडिंग लिस्ट देने की स्थिति में नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत कुछ जो हिंदी में छप रहा है, लिखा जा रहा है, साइट्स पर उपलब्ध है, उसको आप पढ़िए और
खुद थोड़ा सा प्रयास, खुद थोड़ी सी कोशिश कीजिए। सार्त्र, कामू, काफका सालों से ये चमगीदड़ की तरह से हिंदुस्तान के छात्रों के मन में लटके हुए हैं। आई कैन बेट माई बॉटम डॉलर की 99% ने उनको पढ़ा नहीं है। लेकिन लड़कियों को इम्प्रेस करना हो या थोड़ा सा रुआब डालना हो तो सब इन्हीं को कोट करते हैं। ये तो अपने मूल स्थान में भी बहुत अब बिसरे हुए युग की चीज़ हो गए हैं। मुझे लगता है हर समय अपने समय का फड़कता हुआ डिस्कोर्स तैयार करता है, और अगर आप सचमुच उसे खोजना चाहते हैं, मैं तो नीमच, शाहजहाँपुर ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगहों में रह चुकी हूँ, वहाँ भी ये डिस्कोर्स मिल जाता है, ढूंढने वाले को मिल जाता है। तो आप खोजिए, उस खोज में भी आपको बहुत समझ आने लगेगा। हिंदी में ये किताबें हैं। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैं जेएनयू में आया तो बहुत बड़े बड़े नामों ने जेएनयू में हिंदी पढ़ाई है, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल, मैनेजर पांडे, वीरबाद तलवार। तो एक बहुत नामचीन प्रोफेसर साहब ने मुझे खड़ा कर दिया, बोले क्या पढ़कर आए हो? मैंने कहा साहब मनोहर कहानियाँ। नाराज हो गए, पर मैं क्या करूं सर, ये मेरा सच है। मैंने प्रेमचंद के अलावा, प्रेमचंद की कुछ जो कोर्स में यूपी बोर्ड के सिलेबस में कहानी थी, उसके अलावा मैंने मनोहर कहानियाँ ही पढ़ा था। पुष्कर पुष्प, डीएसपी मलिक, सफदर हयात, चक्रपाणी मेरे लिए बहुत बड़े लेखक थे। अब मेरा सच है, अब मैं कहूँ कि साहब मैंने तो मुक्तिबोध को नहीं पढ़ा, इस पर कोई गुरूर भी नहीं है, पर कोई बहुत शर्म भी नहीं है। अब आप पूछिए साहब फेवरेट सिनेमा कौन सा है, वो एकदम से बताएंगे फेलिनी, ये वो अल पचीनो। हाँ। मैं कहूँगा साहब मुझे गोविंदा का सिनेमा बहुत पसंद है, कमाल का एक्टर है, क्या बढ़िया, और उसके गाने वाने गोविंदा सलमान के। अब आप कहेंगे साहब इसमें क्या बढ़िया, उसमें भी डिस्कोर्स है। नायक गा रहा है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं दिल रजामंद है। नायिका गा रही है आजा आजा राजा, पर उसके साथ कैवियट है, बैंड बाजा लेके आजा। ये 90 के वक्त का सच है कि प्रेम ठीक है पर बैंड बाजा लेके आना होगा। और 2016 का सच क्या है कि वो ब्रेकअप के लिए झूम झूम के गा रही हैं, मेकअप कर लिया, और इसमें भी कोई बुराई नहीं है, कोई मूल्य नहीं, ये हमारे वक्त का सच है। लिस्ट तो फिर भी आपको ढूंढनी पड़ेगी। और आपने लिस्ट का जिक्र किया विचारकों का, मृणाल मैम ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया है। पत्रकारों के अंदर ये बुरी आदत होती है कि वो खलीफाओं की तरह फतवे जारी करने लगते हैं। मैं फिर भी कहूंगा हिंदुस्तान का आखिरी बड़ा विचारक राजनेता यदि इस देश में कोई हुआ है तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं। उन्होंने भारतीय संदर्भों के साथ भारतीय मुहावरों में भारत की मुश्किलों पर बात की है। उन्होंने कहा है कि इस देश की औरत का आदर्श सीता नहीं द्रौपदी होनी चाहिए, जो अपने मान के लिए लड़ी। तो आपकी सहमति या नाइत्तेफाकी हो जाती है, पर लोहिया जी को पढ़िए, गांधी को पढ़िए, अंबेडकर को पढ़िए। नमस्ते सर, मेरा सवाल आपसे आप सभी से यह है कि आज के युग में आधुनिकता की सबसे बड़ी विडंबना क्या है आपके हिसाब से? ये सवाल जो आपने पूछा है, अगला सवाल क्या हम कहीं पीछे से ले सकते हैं? बस ये आखिरी सवाल, क्योंकि हमें इशारा मिल गया है, और एक आखिरी सवाल कहीं पीछे से लेंगे। हेलो सर, श्रीमान जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे एक बात बोली जाती है, जैसे अगर मैं आपके इस को सुन रहा था, जो भी वार्तालाप आपका हुआ, एक बात कही जाती है कि तथाकथित जो भी आपका वार्तालाप हुआ वो बेहद ही संस्मरणीय है और बेहद ही मनोरंजक है। इसी बात को मेरे ख्याल में यहाँ पे बैठे हुए 90% लोग जो है वो समझ नहीं पाएंगे। उनको क्या समझ में आएगा? वट एवर इट वॉज डिस्कस्ड, इट वॉज ऑसम। कितने लोगों को समझ आया? जरा हाथ खड़े कीजिए। सर ये 90% से बहुत ज्यादा हैं सर, मतलब 10% से बहुत ज्यादा है। ज़्यादातर लोग जो हिंदी जो हम बोलते हैं कि भी हम हिंदी के उच्चारण को हम ढंग से बात करें और हिंदी में ही वार्तालाप करें, ऐसा करें। सर बातचीत भी तो कर सकते हैं, वार्तालाप ही क्यों करें? वार्तालाप में आप मेरे को बताएं
आप बताएं कि वार्तालाप में क्या क्या कोई बुराई नहीं है, बातचीत में बुराई क्या क्या है? बुराई है? आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि मैं ये बात आपको श्रीमान जी, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, 1% भारत के राजनेता ऐसे होंगे जिनको शुद्ध हिंदी का उच्चारण आता होगा। 1% होंगे। जी, अब मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। एक तो उच्चारण और भाषा दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं गुइया बोल रहा हूं तो गुइया आंचलिक शब्द है, वो गुइया की तरह बोला जाएगा। इब और अब का मैंने जिक्र किया। सावन का महीना पवन करे शोर, इस पे बाकायदा शोर नहीं शोर, तो वो अड़ जाता है, शोर नहीं शोर ही बोलूंगा। आपको पता हो कि दुरुस्त उच्चारण क्या है। मेरे उच्चारण में बड़ी गड़बड़ियां हैं, मैं वीडियो बनाता हूं, मेरी पत्नी उसको ठीक करती रहती है नुक्ते। उच्चारण अगर आपका गलत है तो बहुत शर्मिंदा मत होइए, सही करने की कोशिश करते रहिए। लेकिन साहब, जो आपने शुद्ध कहा भाषा के लिए, इस शुद्धता से मुझे दिक्कत है। शंकर को पूजने वाला देश संकरण से इतना क्यों डरता है? संकर एक शब्द है हाइब्रिड के लिए, मिलावट होगी ना। हम राजस्थान में बैठे हैं, बाजरे की खाते हैं खिचड़ी, हमारे बुंदेलखंड में गेहूं में वो मिलाते हैं। आपको क्यों हमेशा बाहर से चाहिए? किस बात का शुद्धता का आग्रह है भाई? किस बात की शुद्धता? कितने बरस पुरानी है? क्या शुद्ध किस भी चीज़ की शुद्ध शुद्धता भी है? बोला जाता है। हाँ, शुद्ध अपने आप में ही आप- शुद्ध भी बोला जाता तो है। वही मैं कह रहा हूं, संकरण से डरने की जरूरत नहीं है। आग्रह ये हो कि जिंदा बने रहो। आप देह की बात कर रहे हो, सर देह में इतने लाख बैक्टीरिया हैं, आप बढ़ जाओ। नहीं, मैं तो सारे बैक्टीरिया बाहर निकाल के बिल्कुल देह को शुद्ध करके। सर जीवित नहीं रहेंगे। हमारी लार में इतने बैक्टीरिया होते हैं और वो इतने जरूरी हैं हमारे जीवन के लिए। तो ये शुद्धता का आग्रह जो है सर, ये हाँ शुद्धता का जो आग्रह है ये नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये लोकतंत्र की, भाषा की और समय की सबसे अच्छी चीज है। सब लोग एक धान सब धान 22 पसेरी तुलेगा तो मजा नहीं आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, हमें सुना, अपने सवाल पेश किए, और मैं इस जबरदस्त पैनल का बहुत जोर शोर से धन्यवाद करती हूँ।